स्वागत है आपका जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी का जो थर्ड जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था 2008, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे। तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2008, कहने का मतलब है तीसरा जेपीएससी कब हुआ था? 2008 में हुआ था। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 2008 में हुआ था। देखिए, बिना व्याख्या के बहुत कम समय में आपको सिर्फ प्रश्न बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रश्न आया था, उसका क्या आंसर था, और आप अपने अंदर एनालिसिस करिएगा कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगला जेपीएससी जो आप देने जा रहे हैं, 7th जेपीएससी, या जो बोला जाए कि ये जो कंबाइंड है, तो आप अपने अंदर ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है और जेपीएससी किस तरह से क्वेश्चन देता है या प्रीवियस ईयर में किस तरह दिया गया था। ठीक है, तो लेते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न था, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। क्या नाम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धर्मचक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न था, एलोवेरा में, देखिए दूसरा प्रश्न जो आपको इससे पूछा गया था वो बोल रहा है एलोवेरा में। ठीक है, एक मिनट, ये दूसरा प्रश्न था एलोवेरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बौद्धों के हैं, बौद्धों और जैनों के हैं, हिंदुओं के हैं, हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के हैं। तो एलोवेरा गुफा में जो शैलकृत मंदिर है ना, वो हिंदुओं के भी है, जैनों के भी है और बौद्धों के भी है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। में पूछा गया था आपका, एक बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। क्या मौलिक अंतर है? अहिंसा प्रबल, जाति रहित समाज, मूर्ति पूजा या स्तूप पूजा। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो ये हीनयान और जो महायान है ना, ये दो वर्गों में विभाजित किया गया था कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। तो महायान में क्या किया गया था? महाकाल में मूर्ति पूजा की प्रचलन था। ठीक है, तो ये बुद्ध के अवतार के रूप में इसको मूर्ति पूजा का प्रचलन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपका, शक संबत कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 5 बोलता है स्तूप से, ये क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है स्तूप से संबंधित सही है, मतलब स्तूप से किसका सही संबंध है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, सांड और महाविनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये महापरिनिर्वाण से संबंधित है। कौन? स्तूप संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन देख के जाइए एग्जाम में, पैटर्न क्या है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, अगला जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके तैयारी के अनुसार वो कैसा हो सकता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, जातक से संबंधित वर्णन सही है। जातक से संबंधित बुद्ध के निर्वाण, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो जातक जो संबंधित है ना, ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोला जा रहा है, किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई थी? कौन सल्तनत शासक था जिसने सीमा विवाद को नहीं अपनाया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपनाया था, गयासुद्दीन ने भी अपनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनाया था। तो इसका हो जाएगा बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन ने सीमा विवाद नीति को नहीं अपनाया था। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, देखते हैं 8वां प्रश्न जो है आपका किस तरह से था। ये क्वेश्चन नंबर 8, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन
खिजली ने किया था, अकबर ने किया था और बलबन ने। ये बलबन नहीं होगा, अकबर नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहीं किया था। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 8वां प्रश्न, ये सॉरी 9वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था। सबसे पहले जो है भारत से जो व्यापारिक संबंध है किसने रखा था, कौन यूरोपीय था? तो आपको बता दूं कि इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वप्रथम ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। इसने ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों जो थे, एक पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक कालीबट बंदरगाह पहुंचकर नए भारत का जो समुद्री मार्ग है उसको खोज किए थे। और ये कहा जाता है कि भारत का जो खोज किए थे वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न 10, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। मतलब पहले ये कानून था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं अंग्रेजी शासन में, तो गांधी जी ने इसका उल्लंघन किया नमक बनाकर, क्योंकि नमक सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 12 मार्च तो नहीं हुआ, क्योंकि 12 मार्च को गांधी जी अपने स्वयं सेवकों के साथ जो उनके साथ गए थे साबरमती आश्रम से कम ये बोला जाए 358 आदमी थे उसमें। ठीक है, और 24 दिन यात्रा किए थे। कितना? 24 दिन यात्रा किए थे। ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। और ये 6 अप्रैल को 6 मार्च में देखिए निकले, और 24 दिन के बाद क्या आ जाएगा? तो अगर ये डेटा आपको याद है तो ये याद हो जाएगा। मार्च के बाद फिर आपका 24 दिन के बाद 6 अप्रैल होता है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक बना करके और उसका नमक कानून का उल्लंघन किया, उसको तोड़ा। ठीक है, समुद्री तट पर गया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं, समझिए VVI है, रिपीटेड होते हैं बार बार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और उन सब को शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड सर्किल में हो, जो आपका JPSC का तैयारी कर रहे हैं और वो भी पैटर्न को समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी कला में नहीं होता था? देखिए बोल रहा है कौन सी वस्तु का जो है उत्पादन अंग्रेजी कला नहीं, अंग्रेजी काल है, अंग्रेजी काल में नहीं होता था। तो देखिए 1850 से जो पहले है वो भारत में जो खेती होता था वो भारतीय उपयोग के लिए होता था। ठीक है, 1850 से पहले जो खेती होता था वो भारत के उपयोग के लिए खेती होता था। लेकिन 1850 के बाद अंग्रेज ने क्या किया? अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत के किसानों को प्रलोभन दे दिया और बोला गया कि आप कपास का खेती करिए, ठीक है, आप चाय का करिए, कॉफ़ी का करिए, ठीक है, आप सोरा का करिए, चाय का करिए, मूंगफली का करिए, और उसको प्रोत्साहन दिया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर जो है अफीम का खेती उस समय नहीं होता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 11 नंबर का। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पूछ सकता है आपको कि कब की थी, तो ये 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा 1885 ईस्वी में आपका 28 दिसंबर, ये हो जाएगा 28 दिसंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें बोल रहा है 13 में हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ठीक है, वृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो इसको हिमालय की श्रेणी में जो है प्राचीनतम है वृहद हिमालय श्रेणी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण होगा। ठीक है, अतिरिक्त होने के कारण बंजर होता जा रहा है।
मतलब कौन सा जो है मिट्टी है जिसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वह क्या हो रहा है, बंजर हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर मरुस्थलीय बालू या जलोढ़, राख जिसका दूसरा नाम पाटजोल है, या लेटेराइट है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट हो जाएगा। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 125 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका फैला हुआ है। ठीक है, और अगर इसका रंग की बात करें तो पक्की हुई ईंट की जैसा होता है इसका रंग। ठीक है, किसका, लेटेराइट मृदा का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था, करेरा अभयारण्य है। तो देखिए अभयारण्य भी आपको करके जाना है, क्योंकि अभयारण्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं। करेरा अभयारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो करेरा जो आपका है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मासिन राम सबसे अधिक यहाँ वर्षा होता है, वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में। आपका ये आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आप्लावी वन, ठीक है, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए थे, अंडमान, हिमालय के दक्षिणी ढाल, सुंदरवन और अरावली। तो इसका ये हो जाएगा सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आप्लावी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है। देखिए बंगाल का जो दुख कहलाती है ये दामोदर नदी है। ये भी प्रश्न भी आई है, रिपीटेड है, बार बार हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है झारखंड के। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है। देखिए पृथ्वी तल की आयु जो है कितनी पुरानी मानी जाती है। तो पृथ्वी तल की जो आयु है वो आपका 4.6 बिलियन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 20। ठीक है, पूरा पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग है। पर्थ से लंदन तक का जो है लघुत्तम वायुमार्ग कौन है, मतलब जो वायुमार्ग जो हवाई जहाज वाला जो रास्ता रहता है वायुमार्ग, वो कौन है, कहाँ से, पर्थ से लंदन तक। ठीक है, तो देखिए पर्थ से लंदन तक जो सबसे कम वाला है, पर्थ के बाद आपका हो जाता है, पर्थ के बाद मुंबई दिया हुआ है, रोम, लंदन, पर्थ के बाद अंकारा, अंदन, ये तो पर्थ के बाद अंकारा होता है। ठीक है, अभी तो बी ऑप्शन लग रहा है यहाँ से। अंकारा के बाद जो आपका आता है पेरिस आता है, ये तीसरा पेरिस, पेरिस के बाद लंदन आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, मिलियन वर्ष में पूछा है, कितना मिलियन वर्ष लगता है हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 250 जो ऑप्शन दिया हुआ है, किलोमीटर पर सेकेंड की गति से इसका चाल चलता है। और जो समय अगर मिलियन वर्ष, यहाँ पर ध्यान देना है, मिलियन वर्ष दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 25 करोड़। क्या हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए जो है आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था इस तरह से। फर्स्ट था 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप, फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री से आपका कम ताप, और था फसल की पूरी अवधि में
कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर बोल रहा है और आपका 25 से कम बोल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चावल का जो खेती जो होता है ना 100 सेंटीमीटर से ऊपर और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। ये आदर्श होता है, मतलब उपयुक्त होता है, इसके लिए अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, तिब्बत का पठार से समुद्र तल का जो ऊंचाई है वो आपका 16,000 है फीट में। कितना? 16,000। इसको अगर किलोमीटर में बताया जाए तो किलोमीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, तो किलोमीटर में आपका हो जाएगा इसका 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। कहाँ? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर से उड़ान भर रहा है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से उतरता है। जस्ट उल्टा, विपरीत से, तो वह कहाँ होगा? देखिए जब उल्टा आएगा तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। और बोल रहा है 30 डिग्री दक्षिणी और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो उल्टा जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा उसका, और इसका 50 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा। ये आपको ध्यान, जब कोई पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नीचे उतरता है ना तो वह कितना उतरेगा? 30 डिग्री दक्षिणी और 50 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? पृथ्वी के समतुल्य होता है किस ग्रह का? ये 25 दिया हुआ है, उसका क्या होता है कि उसका मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है। तो ये मंगल का होता है। किसका होता है? मंगल का होता है। मंगल जो है सूर्य का परिक्रमा जो है 686 दिन में पूरा करता है। कितना पूरा करता है? 686 दिन में। और पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह है कौन? मंगल, पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह है। अगर दूरी की बात करें तो मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। कौन है? चौथा ग्रह है। किसके अनुसार? दूरी के अनुसार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मंगल ग्रह जो है ना अपने कक्ष पर क्या है? झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु भी होता है। इसलिए यहाँ क्या होता है? ऋतु भी होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने कक्ष पर झुका हुआ है। यहाँ 6 महीने गर्मी रहता है और 6 महीना आपका सर्दी रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य ग्रहण में होता है, ये तो आप कॉमन है, आप सबको पता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा होता है। किसमें? सूर्य ग्रहण में। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, विली विली है, ये अगला प्रश्न है। विली विली है 27 नंबर। मानसूनी हवा है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जनजाति या ठंडी धारा है। तो देखिए विली विली जो आपका है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये चलने वाला एक हवा है, उसी को बोला जाता है विली विली। अगला प्रश्न लेते हैं 28, बोलता है बेगई क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बेगई क्या है? तो देखिए बेगई जो है ना एक जनजाति है। अब सवाल है यहाँ कहाँ का जनजाति है? ये तो तूफान नहीं, चक्रवात नहीं, व्यापारिक वाहन नहीं, एक ही जनजाति है, तो कहाँ का हो जाएगा? पश्चिमी एशिया का हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, अपनति और अवनति संबंधित है। अपनति और अवनति किससे संबंधित है? देखिए कहाँ से प्रश्न उठाया है, क्वेश्चन नंबर 29। ये हो जाएगा मोड़, यह एक मोड़ है। ठीक है, देखिए अपनति जो होता है ना, ये जो चट्टानों में जो वलय होता है उसके फलस्वरूप शिखरों एवं द्रोणियों का निर्माण होता है। किसका? शिखरों और द्रोणियों का निर्माण होता है, उसको अपनति बोला जाता है। और देखिए बोलता है अवनति। ठीक है,
अवनति। तो अवनति जो होता है आपका, इसमें गर्तों को बोला जाता है, ठीक है, या फिर आपका हो गया इसको सन्नित भी कहा जाता है, ठीक। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता एक में संविधान के अनुच्छेद 16(1)(a) में उपबंधित है। तो आपका देखिए इसका और ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 19(a) में विशेष रूप से प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। फिर संविधान के अनुच्छेद 361 का के द्वारा प्रत्याभूत विधि के शासन द्वारा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 16(a) में उपबंधित है। देखिए प्रेस का जो स्वतंत्रता की जो बात किया गया है वो आपका प्रेस का जो स्वतंत्रता किया गया अनुच्छेद 19 का के अधीन किया गया। इसमें प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं 31। में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष का, योजना आयोग के अध्यक्ष का और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री का। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है इसमें वो किया जाता है वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन केवल ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जो इसके किस अनुच्छेद के द्वारा अगर पूछ दिया जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करता है तो ये 280 अनुच्छेद 280 के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा अगर पारित कर देता है तो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा कितने दिन के बाद फिर उसको लोकसभा को लौटा देता है, ठीक है। तो देखिए कितने दिनों में लौटाता है। तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आपका है यहाँ पर 5 दिन, 11 दिन, 14 दिन और 30 दिन। तो ये 14 दिन के भीतर उसे लोकसभा को पुनः भेजा जाता है, ठीक है, धन विधेयक के लिए। और अगर ये नहीं भेजता है 14 दिन के अंदर तो वो जो लोकसभा पारित किया था वही उसका सही हो जाएगा और वह विधेयक पारित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये 33 प्रश्न जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। पूरा केंद्र राज्य संबंध में, केंद्र और राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति है नगर पालिका की तरह होती है। एकल नागरिकता, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विवरण, या स्वतंत्र न्यायपालिका में है, या फिर वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। तो ये जो है आपका हो जाएगा वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। वित्तीय रूप से तो राज्य कहाँ होता है? केंद्र पर निर्भर रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि केंद्र राज्य का संबंध जो है नगर पालिका की तरह होती है, क्योंकि वित्तीय रूप से जो रहता है राज्य केंद्र पर निर्भर रहता है, ठीक है। अभी आप लोग ने देखे होंगे कुछ दिन पहले हेमंत सरकार बार बार कह रहे हैं कि मेरा इतना बकाया है पैसा, इतना बकाया पैसा जो केंद्र हमें नहीं दे रही है। बीजेपी की सरकार मतलब अच्छे नज़र से हमको नहीं देख रही क्योंकि यहाँ पर उसका सरकार नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, बोलता है भारत एक संघीय राज्य है। कैसे? भारत क्या है? एक संघीय राज्य है। कैसे? स्वतंत्रता, नगरपालिका या शक्ति केंद्र और राज्यों में विवरण है इसलिए, केंद्र की अवशिष्ट व्यक्ति या वित्त आयोग का गठन है इसलिए। भारत संघीय राज्य क्यों है? तो देखिए भारत जो है संघीय राज्य शक्ति का केंद्र और राज्यों में विवरण है इसलिए है। भारत जो है शक्ति का केंद्र, शक्ति का जो है केंद्र और राज्यों में वितरण है इसलिए एक संघीय राज्य है। शक्ति का जो है केंद्र और राज्यों में वितरण है, अलग अलग केंद्र को भी अलग शक्ति है और राज्य को भी अलग शक्ति है, इसलिए कहा जाता है भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये प्रश्न 35 पूछा गया था। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं।
डाक द्वारा जो मतदान होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको परोक्ष मतदान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी वाणिज्य बैंक और अबैंकीय वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है कि, क्या अंतर है? बैंक अपने ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार करता है, जबकि एनबीएफआई जो अबैंकीय है बैंकों और सरकार के साथ आदान प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, जबकि एनबीएफआई का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक लॉन्ग टर्म ऋण की पूर्ति करता है। बैंक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के ग्राहकों से लेन देन करता है, जबकि एनबीएफआई का संबंध मुख्यतः विदेशों से विदेशी कंपनियों के वित्त से होता है। चौथा था, बैंक का मुख्य सूची केवल व्यापारिक लेन देन और बचत निवेश तक सीमित होता है, जबकि एनबीएफआई की मुख्यतः सूची मुद्रा के स्थिरीकरण में होती है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, जबकि जो अबैंकीय होता है आपका एनबीएफआई का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक लॉन्ग टर्म ऋण की पूर्ति करता है। जो निजी बैंक रहता है, निजी बैंक को ये कहा गया है एनबीएफआई, वो क्या करता है, बड़े बड़े उद्यमों को वो पैसा देता है कि उससे उसको ज़्यादा ऋण की वसूली होगा, जबकि सरकारी बैंक जो रहता है वो आपको सभी क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, सबको देखता है। एक चीज़ आपको और जानकारी दे दूँ यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि 19 जुलाई कब 19 जुलाई और आपका 1969, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों को, ठीक है, 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ऑप्शन में दे सकता है 1969, तो आपको टिक करना है। एक चीज़ और, जो निजी बैंक था वो 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। ये 37, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाम्प, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है? सत्यम और विप्रो और आपका इन्फोसिस और ब्लू स्टार, सत्यम और ब्लू स्टार, किसके साथ जो है टेक्नोलॉजी आपका जुड़ा हुआ है? तो ये विप्रो और इन्फोसिस के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, किस फसल का इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जो है किस फसल का कम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है, मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो कम होता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2008-9 के बजट में राष्ट्रीय आय में करों का जीडीपी योगदान कितना था? मतलब 8-9 में जीडीपी का योगदान कितना था? तो उसमें था आपका 12%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जेपीएससी ने जो इसका आंसर की जारी किया था वो गलत दे दिया था, 13% दिया था, जो सभी को नंबर उसका मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बैंक दर होती है ब्याज की वह दर जो सावधि जमा पर मिलती है, या जिसे व्यापारिक बैंक निर्धारित करता है, वह दर जिस पर केंद्रीय प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, बैंक दर के बारे में बोल रहा है, तो ये वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का पुनर्कटौती करता है। और अगला देख लेते हैं, अगला आपका जो है ब्याज की ब्याज दर होती है, नहीं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था, एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक है, ये भी आई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, एटीएम जारी करने वाला पहला देश कौन है? देखिए इसका फुल नाम अगर पूछा जाए तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है।
इसका जो है बार्कलेज बैंक है जो इसको सबसे पहले जारी किया था। ठीक है। 43 इसमें बोल रहा है उचित रीति से कटे हीरे की साधारण चमक का कारण है। उचित तरीका से, अगर उचित तरीका से काटा जाए, कहने का मतलब है अगर कोई तरीके से हम उसको काटें तो उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। अगर उसको काटेंगे उचित रीति से कटे हीरो की असाधारण चमक का कारण है। ठीक है। असाधारण जो चमकता है उसका क्या कारण है? उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक होता है, और अगला जो है आपका वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो ये नहीं होगा, वह बहुत कठोर होता है, इसे चमक का क्या लेना देना है? उसका जो है यहाँ पर देखिए, उसका अति उच्च अपवर्तनांक, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया था प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। तो प्रकाश की गति जो है सबसे कम आपका हो जाएगा इसमें कांच में हो जाएगा। ठीक है। सबसे कम किस में हो जाएगा? कांच में, क्योंकि जल में जो होता है 2.25 इंटू 10⁻⁻8 होता है, ये +8 होता है। ठीक है। और अगर देखा जाए वायु की, तो वायु का भी अधिक होता है, और आपका इसके तुलना में निर्वात का भी हो जाएगा। तो इसका कांच आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पिच है। मतलब जो स्त्री लोग थोड़ा सा सुरीली आवाज़ में बोलती है, उनका जो क्या कारण है? पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नहीं, आपसे पूछा गया कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, क्या कारण है? या कारण नहीं पूछा गया आपको कि तारतम्य है, सिर्फ बोलता है तारतम्य। सामान्यतः एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है। तारतम्य मतलब वही जो सुरीलापन होता है वो क्यों होता है? पुरुष की तुलना में अधिक होता है, या फिर पुरुष की तुलना में मामूली होता है, या पुरुष की तुलना में बहुत कम होता है, या उतना ही होता है जितना पुरुषों का होता है? देखिए 45 नंबर का हो जाएगा, पुरुष की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उस सबका आवाज़ जो है अधिक सुरीली होता है पुरुष की तुलना में। पुरुष का आवाज़ थोड़ा भारी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 46। इसमें बोला जा रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है। ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय दोलित होता है, आप लोगों को ये पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोल रहा है तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का। तारे का जो रंग है वो ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। 47। तो ये जो वो तारे का जो रंग जो है ना, रंग जो है वो आपका उसके ताप का सूचक है, उसके ताप का सूचक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ठीक है। बादल और जो वायुमंडल का तैरना होता है वो आपका किस कारण होता है? तो ये श्यानता के कारण होता है। ठीक है। विस्कोसिटी के कारण होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। हाँ, क्यों टूट जाएगी? तो देखिए ऑप्शन दिया था, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या फिर आपका जमने पर बोतल का आयतन घट जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का उच्चालक है। ठीक है। क्यों? ये क्वेश्चन 49 है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, जब वो जम जाता है ना तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, तो कांच फूट जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा था किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धवायु 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? कितने वर्ष बाद जो है, देखिए किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धवायु 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद बोल रहा है, कितने वर्ष बाद? ठीक है।
रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं आ पाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा